थोड़ा-सा इतना तो आप दिमाग खुद भी लगा सकते हो ना भई, या नहीं लगा सकते? समय के साथ समझो। देखो अब आप जो है हर विषय की अगर आप 2-2 किताबें खरीद लोगे फॉर एग्जांपल तो आपके पास 30-35 किताबें होंगी। आप पढ़ सकते हो 30-35 किताबें। मैं जानता हूँ ऑब्वियसली आप अगर किताबों से पढ़ोगे तो आपकी कवरेज ज़्यादा वाइड होगी, मैं इनकार कर ही नहीं रहा इस बात से। मेरे नोट्स जो है वो किताबों का छोटा-सा हिस्सा है, ऑब्वियसली सही बात है। किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा कवरेज होगी, 3 किताबें पढ़ोगे तो और ज़्यादा कवरेज होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको फोकस इतनी ज़्यादा कवरेज पे करना है या इस पर फोकस करना है कि यार हम लोग जो है टाइम बाउंड तरीके से सिलेबस को खत्म भी करना है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं है? चलो, पीडीएफ मैंने आपको बताया था वीकेंड तक आएँगे आपके पास। अच्छा क्विज़नेट्स कर्व आपको बता देते हैं। क्विज़नेट्स कर्व तो सबसे आसान था यार। क्विज़नेट्स में आपको क्या दिक्कत आ गई? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा इसमें पहले एक बार ये बताओ, समझ में क्या नहीं आया? क्विज़नेट्स कर्व में आपको क्या समझ में नहीं आया? अरे क्विज़नेट्स कर्व तो क्या है, एक ना एक ज़माना देखो ऐसा आया था। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या आया था, ये क्विज़नेट्स कर्व जो होता है ना, ये एक टाइम ऐसा आया था जब अननेसेसरी ना इस प्रकार के ग्राफ बनाने का फैशन चला था। उस टाइम क्या था, दुनिया में जितने भी ह्यूमैनिटीज़ होते हैं, जितने भी बिहेवियरल साइंसेज़ होते हैं, उन पर एक संकट आया था। उनके बारे में ऐसा कहा जाने वाला था कि भैया तुम तो विज्ञान ही नहीं हो, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स थे सबने फालतू के ऐसे ग्राफ और ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका कोई मतलब है या नहीं है। तो कुज़नेट्स कर्व यही कहता है, कुज़नेट्स कर्व ये कहता है कि जब आप आर्थिक विकास में आगे बढ़ोगे, तो शुरू-शुरू में असमानता बढ़ेगी और उसके बाद जो है असमानता घटनी शुरू हो जाएगी। बस यही है कुज़नेट्स कर्व और कुछ भी नहीं है भाई। ये कुज़नेट्स कर्व क्या है? आप जब आर्थिक विकास की ये है कुछ नेटवर्क कि आपका जब आर्थिक विकास हो रहा है तो शुरू-शुरू में क्या होगा आपके यहाँ औद्योगिक विकास होगा। अभी आप सोचो ना शुरू-शुरू में औद्योगिक विकास होगा तो उससे किसको फायदा मिलेगा? भाई जो निवेश कर सकता है ना? जो किसी न किसी तरह से निवेश कर पाएगा उसको फायदा मिलेगा और अगर केवल निवेश कर पाने को फायदा मिल रहा है तो इसमें क्या होगा? भाई निवेश कर पाने का फायदा केवल कुछ लोगों को मिलेगा तो शुरू-शुरू में आप क्या देखोगे असमानता जो है वो बढ़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जब बाकी लोगों को भी धीरे-धीरे फायदा बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट को मिल रहा है इससे किसको फायदा मिलेगा? भाई जो निवेश कर सकता है ना? जो किसी न किसी तरह से निवेश कर पाएगा उसको फायदा मिलेगा और अगर केवल निवेश कर पाने को फायदा मिल रहा है तो इसमें क्या होगा? भाई निवेश कर पाने का फायदा केवल कुछ लोगों को मिलेगा तो शुरू-शुरू में आप क्या देखोगे असमानता जो है वो बढ़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जब बाकी लोगों को भी धीरे-धीरे फायदा बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आने के बाद असमानता जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। है ना? अब देखो आपके यहाँ अगर पर्याप्त विकास हो जाए, पर्याप्त नौकरियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाएँ, तो यार उनका फायदा फिर बाकी लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? बाकी लोगों को भी उनका फायदा जो है वो होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाकी लोगों को भी वही जो है नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाएँगी, उनको जो है बेहतर सुविधाएँ, बेहतर चीज़ें जो है मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये अपने आप में फायदे की चीज़ है। बस यही कुछ है यार, इसमें ऐसा क्या था? किताबों पे मेरे से फीडबैक मत माँगिए यार। चलिए, ये किताबें कौन सी अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं। हाँ, अगर आप प्रीवियस लर्नर अगर आप लर्नर हैं, तो आप जो है आपने नया-नया एनरोल किया है, तो आप रिकॉर्डेड देखें और साथ के साथ आप कोशिश ये करें एक रिकॉर्डेड और एक लाइव। अगर आप ये एक साथ देख पाएँगे, तब आप इस मतलब है तो अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि मैं अपने जब दादा-दादी की मेरे दादा-दादी रहे नहीं, दादा-दादी, नाना-नानी चारों में से कोई ग्रैंड पेरेंट नहीं है मेरा, लेकिन जब मैं अपने दादा-दादी, नाना-नानी से बात करता था, तो वो अपने ज़माने में भी बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को बताते थे कि नौकरी नहीं मिली, कॉलेज से, स्कूल से निकल लिए थे। तो मेरे दादाजी मेरे ख्याल से 12वीं पास थे, तो बताते थे यहाँ भी कॉलेज में स्कूल खत्म करके नौकरी ढूँढनी शुरू करी, नौकरी मिली ही नहीं, भटकते रहे यहाँ-वहाँ, खाली बैठे रहे, बेरोज़गार बैठे रहे, ना फिर यहाँ पे काम मिला, वहाँ पे काम मिला, फिर जाके एक फैक्ट्री में काम मिल गया तो वो करने लगे। मेरे दादाजी का जीवन बड़ा संघर्षों वाला था। मेरे ग्रैंडफ़ादर फादर वाज़ अ पुअर मैन, एक निर्धन व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही लोअर मिडल क्लास व्यक्ति थे, बहुत ही एक कष्टों वाला जीवन मेरे दादाजी ने देखा। अगर मैं अपने पिताजी से बात करूँ, तो मेरे दादाजी ने किसी तरह से वही बड़ी मशक्कत करके मेरे पिताजी को पढ़ाया, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस किया, मेरे पिताजी पढ़ने में अच्छे खासे थे, इंजीनियरिंग करने चले गए, अब वो इंजीनियर बन गए। तो मेरे पिताजी भी ये कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग करके नौकरी की बड़ी दिक्कत थी यार हमारे टाइम में भी। मेरे पिताजी ने 1977 में इंजीनियरिंग करी, 73 से 77 तक, हाँ। तो मेरे पिताजी ने 73 में वो गए थे और 77 में इंजीनियरिंग करी, 77 5 साल की होती थी इंजीनियरिंग शायद। तो 78 में करके निकले वो, 77-78 में से कभी। तो बताते हैं कि यार बहुत दिक्कत थी यार, नौकरी तो नहीं मिलती आसानी से, बड़ी बड़ी धक्के खाने पड़ते थे। बताते थे कि मैं इस कंपनी में कागज़ की फैक्ट्री लग रही थी, वहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर वहाँ पे गया, नौकरी नहीं मिलती थी आसानी से। फिर जाके एक नौकरी मिली दिल्ली में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में नौकरी मिल गई, जहाँ पर मेरे पिताजी ने फाइनली मतलब आप ये मान लीजिए कि करीब-करीब कितने साल 32-33 साल नौकरी करी और रिटायर हुए वहाँ से। ठीक है? तो भाई बेरोज़गारी की समस्या हमारे ग्रैंडफ़ादर की पीढ़ी ने फेस करी, हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी ने फेस करी। मेरी पीढ़ी में चलो मैं आईटी-वाईटी चला गया तो मुझे उतनी बहुत दिक्कत नहीं हुई बेरोज़गारी की। लेकिन जो मैं अपने कज़िन्स को अपने जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं जो कुछ साल छोटे हैं मेरे से और जो नॉन आईटी सामान्य कॉलेजों में गए हैं, मैं उनके जीवन में देखता हूँ कि रोज़गार की समस्या रहा है। मतलब मेरा एक कज़िन तो यार उसको नौकरी आज तक नहीं लगी यार, वो मतलब उसको तो ग्रेजुएट हुए अब तो 10 साल हो गए यार। वो 10 साल से ऐसे छोटे-छोटे काम कर रहा है। कभी यहाँ पे छोटा-सा कुछ काम कर लिया, एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक स्थायी उसकी शादी नहीं हो रही इस चक्कर में, सच्ची बात है मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इस चक्कर में उसकी शादी नहीं हुई यार, वो मतलब कितना यार वो आदमी 30 साल 35 साल का हो गया मेरे ख्याल से और अब वो नौकरी नहीं है तो शादी कैसे करेगा वो? दिक्कत है यार, आप क्या क्या बताओगे किसी को भी आपका लड़का क्या कर रहा है? छोटे-मोटे प्रोजेक्ट लेके वो कमा लेता है थोड़े बहुत पैसे, लेकिन यार नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही उसको। दिक्कत है ना? और आपकी पीढ़ी में भी आप इस बात को जानते हो, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नौकरी की समस्या तो है। ये बात आप भी मानते हो कि नहीं मानते? यार नौकरी अभी देखो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, मैं अखबार में देखता हूँ, आपको मैं चुनाव के बारे में नहीं पढ़ाता लेकिन मैं खुद तो पढ़ता ही हूँ। तो बिहार में भी रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप में से कई लोग होंगे बिहार से, रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? तेजस्वी जो अभी विपक्ष में है, उनकी सबसे ज़्यादा स्पीचेज़ किस चीज़ पे होती है? रोज़गार पे ही होती है। आप अगर कोई विपक्षी मुद्दे उठाता है, सत्ता पक्ष ये कहता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, बढ़िया काम हमको ही वोट दो। तो मुद्दे जो होते हैं वो तो विपक्ष उठाता है हमेशा, किसी भी चुनाव में। तो विपक्ष होता है वो मुद्दों की बात करता है, ठीक है ना? तो अब इसमें जो है हाँ, तो विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाता है। तो अब इसमें क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हाँ, आपका अभी भी रोज़गार ही है, कि लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार ही सबसे बड़ा इश्यू है। हर बार ये बात की जा रही है कि हम जीविका दीदी को स्थायी नौकरी दे देंगे, हम जो है युवाओं को इतने लाख रोज़गार देंगे और जो ये खाली पद पड़े हैं उनकी भर्ती करेंगे, यही तो बात की जा रही है ना? रोज़ आप स्पीच देखिए, यही स्पीच है और तो कोई स्पीच है नहीं। यही बात आम तौर पे की जा रही है भाई। तो अब जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है ना? तो इसीलिए बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश की एक स्थायी समस्या जैसा बनकर रहा है। और इसका समाधान करने में हम तमाम तरह की योजनाओं के बाद, तमाम तरह की जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उनके बावजूद भी हम इसका समाधान करने में विफल रहे हैं, पूरी तरह से सफल नहीं रहे। ठीक है? चलिए, तो अब बेरोज़गार क्या होता है? देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? बेरोज़गारी की परिभाषा क्या है? बेरोज़गारी की परिभाषा ये है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है? हाँ जी, बेरोज़गारी की परिभाषा क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन काम
काम नहीं ढूंढ पा रहा हो, ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है ना? अब इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप लोग नौकरी अभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग भाई कॉलेज में हो, कायदे में तो बेरोजगारी हम 15 साल से ऊपर के आदमी को गिनना शुरू कर देते हैं ना। हम जो है श्रम के लिए एलिजिबल व्यक्ति जो होता है, वो 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को मानते हैं। लेकिन 15 साल से ऊपर का आदमी आमतौर पे कॉलेज में होता है या स्कूल में ही होता है 15 साल का आदमी तो, है ना? तो इसीलिए जो है, तो अगर आप कॉलेज में हो और आप काम नहीं ढूंढ रहे, तो आपको बेरोजगार नहीं बुलाया जाएगा। या आप में से कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपने जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने चला गया, तो मैंने नौकरी नहीं ढूंढी, तो मेरी गणना बेरोजगारों में नहीं की जाएगी। मैं अपने कैंपस के प्लेसमेंट में बैठा ही, आईटी कानपुर में जो प्लेसमेंट सेल थी, एक अच्छा प्लेसमेंट कराते थे वो लोग, बहुत ध्यान से करते थे, प्लेसमेंट की जिम्मेदारी लेते थे। मैंने जो है हाँ, प्रॉब्लम है ये। हाँ जी, तो इसको याद रखिए कि ये जो है इसमें क्या है ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आप किसी कारणवश काम करने में अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। बेरोजगार आप केवल तब कहलाते हो जब आपको काम करने में इंटरेस्ट है। आप काम ढूंढ रहे हैं लेकिन आप काम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना जी? ये बात स्पष्ट है कि नहीं? तो ये आपको बेरोजगार के बारे में आपको याद रखना है। और अगर आपको बेरोजगारी की आमतौर पर परिभाषा क्या होती है, जो आप इस बात को याद रखिए, जो कुछ भी काम नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर कुछ भी काम नहीं मिला, तो आपको बेरोजगार माना जाता है। अगर आपको थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा बहुत काम मिल गया, अगर आपको दिन में 1 घंटे का काम मिल गया, तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं मिला, तो आपको बेरोजगार माना जाता है, वरना आपको बेरोजगार नहीं माना जाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये बेरोजगारी की बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी परिभाषा है, ये याद रखिएगा, ठीक है? और जो आदमी अपनी इच्छा, उपलब्धता ये सब चीज़ें बता रहा है कि भैया मैं रोजगार पाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे काम मिले, उसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे आदमी को बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है साहब? ये बात क्लियर हो गई? चलिए। हाँ जी, तो आपकी बेरोजगारी दर क्या होती है, जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी का नापन आमतौर पे बेरोजगारी दर से किया जाता है। इसमें होता है बेरोजगार श्रमिक डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय पूर्ण जनसंख्या नहीं, डिवाइडेड बाय कुल श्रम बल। कुल श्रम बल कितना होता है आपका, जिसको आप कहते हो 15 से 59। वर्ष की आयु तक के लोग, है ना? 15 से 59 वर्ष की आयु तक के लोग जो होते हैं, इनको आप कुल श्रम बल कहते हो। ये डिवाइडेड बाय ये इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालते हो, है ना? तो इनटू 100 ये आपकी बेरोजगारी दर कहलाती है। चलिए, अब आते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े मिलते कहां से हैं? अगर हम देखें, तो ये तो एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको कहां से मिलता है? बेरोजगारी का आंकड़ा के कई स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है जनगणना, जनगणना माफ कीजिएगा, हाँ। पहला स्रोत होता है भारत की जनगणना। आमतौर पे आप जनगणना का प्रयास करते हो, आप जनगणना के माध्यम से आपको जो है काफी सारी जानकारी मिलती है। तो भारत में जैसा आपको पता है, पहली बार जनगणना जो है वो 1872 में शुरू हुई थी। है ना? में पहली बार हुई थी। उसके बाद 1881 से हर 10 वर्ष में, ये पता है कि नहीं पता है? 1881 से क्या हो गया? हर पहली बार हुई थी। उसके बाद 1881 से हर 10 वर्ष में, ये पता है कि नहीं पता है? 1881 से क्या हो गया? हर 10 वर्ष में जनगणना होने लगी। ठीक है? ये कोई कानून नहीं है। देखिए भारत में जनगणना जो होती है आजादी के बाद, जनगणना के लिए एक जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया। एक जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया, कानून पास किया गया। इस कानून के आधार पर जनगणना
से हर 10 वर्ष में, ये बताया कि नहीं बताया, 1881 से क्या हो गया, हर 10 वर्ष में जनगणना होने लगी। ठीक है, ये कोई कानून नहीं है। देखिए भारत में जनगणना जो होती है आजादी के बाद, जनगणना के लिए एक जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया। एक जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया, कानून पास किया गया। इस कानून के आधार पर जनगणना कराई जाती है। सेंसस जो होता है वो इस कानून के आधार पर होता है, जो आपका जनगणना का कानून है, जो आपका जनगणना अधिनियम है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। इसके तहत एक बात याद रखिएगा, ये जो 10 वर्ष का नियम है, ये 10 वर्ष में जो होती है जनगणना, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये वो है कन्वेंशन, समझते हो? कन्वेंशन मतलब ठीक है जी, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। इसके तहत एक बात याद रखिएगा, ये जो 10 वर्ष का नियम है, ये 10 वर्ष में जो होती है जनगणना, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये वो है कन्वेंशन, समझते हो? कन्वेंशन मतलब परंपरा है, ये कन्वेंशन है, एक प्रकार की परंपरा है कि भाई जनगणना हर 10 साल में होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून है कि भैया हर 10 साल में ही होगी, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है ना, ये कन्वेंशन है, हर 10 साल में आप कराते आ रहे हो। सरकार अगर चाहे तो कभी और भी करा सकती है, सरकार की मर्जी है, लेकिन आमतौर पे हर 10वें साल कराई जाती है। तो ये कन्वेंशन जो है, इसका पालन आमतौर पे भारत में होता है। इसका अपवाद हमको केवल 2021 में देखने को मिला। 2021 में नहीं हुई जनगणना, जो कि बिल्कुल सही था, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड-19 उस समय भारत में बुरी तरह से फैला हुआ था। कोविड-19 के कारण उस समय आप जनगणना कराओगे, लोगों को जनगणना के लिए लोगों के घर भेजोगे, तो यार निश्चित तौर पे आपको जो है बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। ना ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप जनगणना के समय का जो है, अगर आप लोगों को लोगों को संपर्क स्थापित करवा, बड़ी चुनौती आनी, पूरी तरह से फैला। 21 में देखने को और भी करा सकती है, सरकार की मर्जी है, लेकिन आमतौर पे हर 10वें साल कराई जाती है। तो ये कन्वेंशन जो है, इसका पालन आमतौर पे भारत में होता है। इसका अपवाद हमको केवल 2021 में देखने को मिला। 2021 में नहीं हुई जनगणना, जो कि बिल्कुल सही था, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड-19 उस समय भारत में बुरी तरह से फैला हुआ था। कोविड-19 के कारण उस समय आप जनगणना कराओगे, लोगों को जनगणना के लिए लोगों के घर भेजोगे, तो यार निश्चित तौर पे आपको जो है बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। ना ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप जनगणना के समय का जो है, अगर आप लोगों को लोगों को संपर्क स्थापित करवाते, तो यार कोविड की समस्या और ज़्यादा फैल जाती। ये बात तो क्लियर है। तो भाई जनगणना जो है, आप चाहते हो कि जनगणना जो है सेफ तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से हो, तो ये बात क्लियर है कि भाई जनगणना जो है वो आपने शुरुआत में नहीं कराई, 2021 में नहीं कराई, और अब सरकार ने कहा है कि ये 2021 की जनगणना जो है, ये 2026 में शुरू होगी और 2027 में समाप्त होगी। है ना? ये तो आपने न्यूज़ में फॉलो किया ही होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जनगणना होने वाली है। पहली बार ये कंप्लीटली फुली डिजिटल जनगणना होने वाली है। पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहले वो रजिस्टर लेके आते थे, उसमें लिखते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो टैबलेट लेके आएंगे, उस टैबलेट में जो है वो लिखेंगे कि जनगणना कैसे होने जा रही है। ये जनगणना जो है फुली डिजिटल है। इसमें इस बार आपसे आपकी जाति भी पूछी जाएगी, तो जाति जनगणना भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा का भी एक इसमें प्रावधान है कि अगर मैं जो हूं भाई, मेरे पास वो जो इनका सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस होगा, तो मैं अपने परिवार का डेटा खुद से भर सकता हूं। ठीक है, मैं अपना जो परिवार का डेटा है वो मैं खुद से भर सकता हूं, तो ये मैं कर सकता हूं। मैं अपने परिवार का आंकड़ा जो है खुद से भर सकता हूं जनगणना के आधार पे। ठीक है, अभी देखो मतलब सबक सीखते ही नहीं है। सवाल परिसीमन खत्म हो रहा है, ये मतलब ये सवाल है ना आपका, मेरे ख्याल से तो इसको क्वेश्चन मार्क में क्यों नहीं पूछ रहे हो? यार अभी आप ही नहीं हरकत करेंगे, दोबारा कर रहे हो, मतलब क्या यार, आप मतलब अजब ही लोग हो। खैर छोड़ो, मैं जबरदस्ती मूड खराब नहीं करते बेकार की चीजों पर। ठीक है, तो खैर चलिए, हम जनगणना को हमको पढ़ाना भी नहीं है, जनगणना इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो अब जो है जनगणना, एक तो ये पहली चीज ये हो गई कि जनगणना जो है आपकी एक पहला स्रोत होता है जनगणना। दूसरा जो होता है आपका आंकड़ों का स्रोत जो होता है वो आपका होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट। सांख्यिकी, माफ कीजिए मैं दोबारा लिख देता हूं, अच्छे से लिखा गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको कहते हैं एनएसओ की रिपोर्ट। है ना जी, आपका एनएसओ जो है वो एक ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है। वो क्या करता है, भारत के जो आंकड़े हैं समय समय पर मिलती रहती है। इसकी रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आती रहती है, और इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में क्या होता है हमको अक्सर पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ जो है कितना आपका जो है भाई आपका जो इसमें एक इनका खास तौर पे एक जो सर्वे होता है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिलेगा, या आपको न्यूज़ में शब्द देखने को मिलेगा। पीएलएफएस क्या होता है? रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय ऑफिस है, जिसको हम सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम कहते हैं एनएसओ की रिपोर्ट। है ना जी, आपका एनएसओ जो है वो एक ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है। वो क्या करता है, भारत के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करके सार्वजनिक करता है, उन आंकड़ों की जानकारी जो है सबको प्रदान करता है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, इसकी रिपोर्ट हमको समय समय पर मिलती रहती है। इसकी रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आती रहती है, और इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में क्या होता है हमको अक्सर पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ जो है कितना आपका जो है भाई आपका जो इसमें एक इनका खास तौर पे एक जो सर्वे होता है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिलेगा, या आपको न्यूज़ में शब्द देखने को मिलेगा। पीएलएफएस क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
यानी कि आवधिक, हिंदी में आगे लिख देता हूं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये आपका एनएसओ लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि आवधिक क्या सर्वे होता है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिलेगा, ये आपको न्यूज़ में शब्द देखने को मिलेगा। पीएलएफएस क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि आवधिक, हिंदी में आगे लिख देता हूं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये आपका एनएसओ कराता है। तो एनएसओ जो इस तरह की सर्वे कराता है, उनके माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है, उनके माध्यम से भी हमको पता चलता है कि भैया क्या हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में हमको क्या हुआ है ना, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ये हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, अलग अलग सरकार जो है, अलग अलग राज्य सरकार अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुलती है, आपने भी देखे होंगे कि आपके शहरों में है, ये हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, अलग अलग सरकार जो है, अलग अलग राज्य सरकार अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुलती है, आपने भी देखे होंगे कि आपके शहरों में, आपके जिलों में कई जगहों पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोले गए होंगे, तो रोजगार कार्यालयों के पंजीकरण आंकड़े, है ना, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण आंकड़े। एक और जो मैं मानता हूं, हालांकि ये किताबों में नहीं दिया होता, लेकिन मैं मानता हूं कि एक और चौथा स्रोत भी होता है जो है, अलग अलग राज्य सरकार अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुलती है, आपने भी देखे होंगे कि आपके शहरों में, आपके जिलों में कई जगहों पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोले गए होंगे, तो रोजगार कार्यालयों के पंजीकरण आंकड़े, है ना, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण आंकड़े। एक और जो मैं मानता हूं, हालांकि ये किताबों में नहीं दिया होता, लेकिन मैं मानता हूं कि एक और चौथा स्रोत भी होता है इसका, वो होता है मनरेगा के आंकड़े। मतलब मनरेगा में कितने लोग काम मांगने आ रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? मनरेगा में जो आदमी काम मांगने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास काम नहीं है ना? ये बात तो क्लियर है। मनरेगा जो है भई, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट गारंटी की योजना है मनरेगा, भई उसमें अगर आदमी रजिस्टर कर रहा है कि मेरे को 100 दिन तक काम दिलवाइए, 100 दिन की मजदूरी दिलवाइए, क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं, कि उसके पास यानी कि नौकरी नहीं है, उसके पास काम नहीं है, इसीलिए वो मनरेगा का काम जो है मांग रहा है, मनरेगा का जो नौकरी है वो उसकी तलाश कर रहा है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? तो चलिए, इन तरीकों से हमको आमतौर पे ये चीजें पता चलती हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखिए इसमें सांख्यिकी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखनी है वो है एनएसओ का डेटा कलेक्शन, एनएसओ का आंकड़ों का संकलन। एक बार इस पर जांच कर लेते हैं, क्योंकि जनगणना वगैरह तो बहुत सिंपल है, हमको पता ही है। आप लोगों को गिनते हो तो आप भैया देख लेते हो कि लोगों के पास कितना काम है और कितना काम नहीं है, आप इस पर जानते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले तो एक बार एनएसओ को समझने का काम करते हैं, है ना। अब इसमें जो है एनएसओ क्या है, एनएसओ सबसे पहले आप याद रखिए, भारत सरकार का एक एमओएसपीआई है, आपका सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय है, ये इस मंत्रालय के अधीन आता है। कई बार हमको डाउट होता है कि एनएसओ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन तो नहीं आता या किसी और मंत्रालय के अधीन तो नहीं आता, तो ये बात याद रखिएगा कि एनएसओ जो है आपका, वो आपका ये जो आपका ये वाली मिनिस्ट्री जो है एमओएसपीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, उस एसपीआई है, आपका सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये आप लोगों को गिनते हो तो आप भैया देख लेते हो कि लोगों के पास कितना काम है और कितना काम नहीं है, आप इसको जानते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले तो एक बार एनएसओ को समझने का काम करते हैं, है ना। अब इसमें जो है एनएसओ क्या है, एनएसओ सबसे पहले आप याद रखिए भारत सरकार का एक एमओएसपीआई है,
आपका सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है। ये एक मंत्रालय है। ये इस मंत्रालय के अधीन आता है। कई बार हमको डाउट होता है कि एनएसओ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन तो नहीं आता या किसी और मंत्रालय के अधीन तो नहीं आता, तो ये बात याद रखिएगा कि एनएसओ जो है आपका वो आपका ये जो आपका ये वाली मिनिस्ट्री जो है एमओएसपीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है उसके अंतर्गत आपका ये एनएसओ आता है। एनएसओ के अंतर्गत आपके आमतौर पे जो है दो भाग होते हैं, ठीक है। तो एनएसओ क्या है? आपका एमओएसपीआई का सांख्यिकी विंग है। जैसे एमओएसपीआई में समझ आया ना कि एक तो स्टैटिस्टिक्स होगा, सांख्यिकी होगा, दूसरा कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए होगा। तो कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए कुछ और लोग होते हैं, दूसरा विंग होता है। एनएसओ जो है तो एमओएसपीआई के अंतर्गत सांख्यिकी वाला जो काम है उसको मैनेज करता है। इसके अंदर जो है कई सारे संगठन होते हैं एनएसओ के अंदर। एक आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है सीएसओ। कई बार आपको देखना एनएसओ और सीएसओ, तो सीएसओ जो है वो एनएसओ का ही हिस्सा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है जहां पर सांख्यिकी से आधारित डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपका एक सीएसओ, एनएसओ और सीएसओ, तो सीएसओ जो है वो एनएसओ का ही हिस्सा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है जहां पर सांख्यिकी से आधारित डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपका एक सीएसओ होता है इसके अंदर, एक आपका कंप्यूटर सेंटर होता है क्योंकि पूरे देश का डेटा इकट्ठा करना है, तो कंप्यूटिंग जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और दूसरा इसका ही एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, माफ कीजिएगा, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो ये क्या करता है एनएसएसओ कार्यालय में, ऊपर लिख देता हूं। नमूना सर्वेक्षण मतलब किसी भी चीज का ये एक सैंपल बनाता है और उस सैंपल को बनाकर उसके आधार पर तय करता है कि भैया ये सैंपल रेप्लिकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो एक हम कहते हैं ना डेटा सेट बनाता है, सैंपल बनाता है, ये काम करने का काम एनएसएसओ करता है। तो अगर आपको अलग अलग जगहों पर सीएसओ लिखा दिखाई दे, एनएसएसओ लिखा दिखाई दे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे एनएसओ के ही डिपार्टमेंट है। एनएसओ एक सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एनएसओ किसके अधीन आता है? एमओएसपीआई के अंतर्गत आता है। तो एमओएसपीआई के अंतर्गत आपका एनएसओ आता है और एनएसओ के नीचे ये सारे संगठन होते हैं, ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल संस्थान होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो ये आपको एनएसओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनएसओ और ये पूरा एक इसको जो आर्किटेक्चर है इसको आप एक बार समझ लीजिए। अब चलिए, अब एक बार इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर करनी पड़ेगी। कुछ एक शब्दावली ऐसी है जिसके बारे में हमको जानकारी करनी पड़ेगी और इसमें क्या होता है, अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अक्सर जो होता है स्टूडेंट्स को बेहद ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो भाई ये कंफ्यूजन जो है मैं आपका अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये कई सारी चीजें जो होती हैं थोड़ी सी मिलती जुली होती है एक दूसरे से, तो आपको डाउट होता है कि ये क्या है और वो क्या है। तो इसका आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ एकदम से बता दूंगा, उसकी आपको चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेके आया था। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहला जो रेट होता है, सबसे पहला जो प्रमुख आंकड़ा होता है वो होता है आपका श्रम बल भागीदारी दर, जिसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और या फिर एलएफपीआर।
ठीक है जी, ये आपका पहला मानक है। तो अब इसमें क्या है, जो भी लोग काम कर सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कितने लोगों के पास नौकरी है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एलएफपीआर जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कितने लोगों के पास नौकरी है, बस यही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ये एब्सोल्युटली गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि एलएफपीआर आपको ये बता रहा है कि आपके देश में कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, काम है, तो आपका विचार गलत है, आपको इसकी गलत जानकारी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम याद पहली बार सुना है कि भाई ये जो है ये कुछ होता है? नाम सुना है किसी ने पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, श्रम बल भागीदारी दर का? एक बार पूछ लें, चलो जिसने पहले कभी नाम सुना है वो यस दबाओ, जिसने पहले कभी नाम नहीं सुना आज तक। पार्टिसिपेशन रेट का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले ये बताओ, कितने लोग नौकरियां पार्टिसिपेशन रेट है? ये एब्सोल्युटली गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। या अगर आपको ऐसा लगता है तो मत कीजिए। देखिए, मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेके आया था। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहला जो रेट होता है, सबसे पहला जो प्रमुख आंकड़ा होता है, वो होता है आपका श्रम बल भागीदारी दर, जिसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और या फिर एलएफपीआर। ठीक है जी, ये आपका पहला मानक है। तो अब इसमें क्या है, जो भी लोग काम कर सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कितने लोगों के पास नौकरी है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एलएफपीआर जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कितने लोगों के पास नौकरी है, बस यही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ये एब्सोल्युटली गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि एलएफपीआर आपको ये बता रहा है कि आपके देश में कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, काम है, तो आपका विचार गलत है, आपको इसकी गलत जानकारी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम याद पहली बार सुना है कि भाई ये जो है ये कुछ होता है? नाम सुना है किसी ने पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, श्रम बल भागीदारी दर का? एक बार पूछ लें, चलो जिसने पहले कभी नाम सुना है वो यस दबाओ, जिसने पहले कभी नाम नहीं सुना आज तक वो नो दबाओ। देखते हैं भाई कितने लोगों ने कभी कम से कम नाम सुना है। अच्छा, करीब 54% लोगों ने नाम सुना है और 46% लोग कह रहे हैं कि हमने कभी नाम नहीं सुना। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना है। एक और सवाल पूछूंगा, एकदम ईमानदारी से जवाब देना है। इसका क्या नाम है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जो बेटी है, उसका नाम कितने लोगों को पता है? जिसको मैं नाम पूछ लिया, जिसको पता है वो ट्रू करो, जिसको नहीं पता वो फॉल्स करो, लेकिन ईमानदारी से सच सच बताना है ना? जिसको पता है वो ट्रू करो। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी का नाम कितने लोगों को पता है? क्या होगा बेटा तुम लोगों का? तो ओह माय गॉड, चलो जी, परिणाम आपके सामने है। एलएफपीआर का नाम सुनने वाले लोग हैं 54% और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी का नाम पता है 82% लोगों को। मैं कोई बुराई नहीं है, देखो मैं फिर मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपको रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी सामान्य ज्ञान है, अखबार में आता है नाम, भाई उसका, मेरे ख्याल से दुआ नाम है उस बच्चे का, तो आपको अगर उसका नाम पता है बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा